नमस्कार दोस्तों, जॉन टेक डिजिटल में आपका स्वागत है। सर, हम आपके लिए क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स लेकर आए थे। ये कोर्स हम इसलिए लेकर आए जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सर, जल्दी से क्या कर सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आज हम लेकर चल रहे हैं सर, आगे फर्दर एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है सर OCF। चलिए स्टार्ट करते हैं OCF। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली चीज सर, जो पहला प्रश्न बनेगा वो है OCF क्या होता है। OCF सर ओपन चैनल फ्लो है, जिसके साथ क्या होगी, एक फ्री सरफेस। अब ये फ्री सरफेस क्या होती है सर? फ्री सरफेस वह सरफेस होती है सर जिस पे जो प्रेशर है वो कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। यदि कोई ऐसा फ्लो है जिसमें फ्री सरफेस है, दैट मींस अपर सरफेस पर जो प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इसके, तो रिवर्स कैनाल, ठीक है, सीवर, ड्रेन, ये क्या है आपके ओपन चैनल फ्लो के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन यहां पर ये आएगा आपका कि पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में डिफरेंस क्या है। तो सर, जो पाइप फ्लो की अगर हम बात करें तो जो उसमें पाइप फ्लो की अगर हम बात करें तो सर उसमें जो पाइप में जो वाटर का फ्लो होता है या लिक्विड का फ्लो होता है, उसमें जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका प्रेशर फोर्स या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, पाइप फ्लो होता है। और ये अगर हम बात करें OCF में, तो ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी की वजह से फ्लो होता है। ये किसकी वजह से सर फ्लो होता है? ग्रेविटी की वजह से फ्लो होता है। किसमें? ओपन चैनल फ्लो में। यहां से एक प्रश्न ये पूछे जाने की संभावना है। पाइप फ्लो में सर आप कौन सा नंबर यूज में लेते हो? रेनॉल्ड्स नंबर यूज में लेते हो। और यहीं पर हम पूरे OCF में कौन सा नंबर यूज में लेंगे सर? फ्राउड नंबर यूज में लेंगे। क्लियर है सर? पाइप फ्लो में अगर आप वेलोसिटी की प्रोफाइल देखी जाए तो आपके लिए पाइप फ्लो में वेलोसिटी की प्रोफाइल आपको पैराबोलिक मिलेगी, और जबकि ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी की प्रोफाइल आपको लॉगरिथमिक प्रोफाइल देखने को मिलेगी। और पाइप फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी सर कहाँ रहती है? सेंटर पर रहती है, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं ओपन चैनल फ्लो पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो सर टॉप सरफेस से सम डिस्टेंस बिलो क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम वेलोसिटी। कौन सी प्रोफाइल है सर ओपन चैनल फ्लो में? वेलोसिटी की लॉगरिथमिक प्रोफाइल होती है। चलिए सर, नेक्स्ट अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो जो पाइप फ्लो है सर, पाइप फ्लो में रफनेस कॉफिशिएंट है या रफनेस पैरामीटर है वो क्या है? वेरी नहीं करता। अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपका दो सर्कुलर, ठीक है, अगर हम बात करें इस फर्स्ट सेक्शन की तो ये क्या है सर? पाइप फ्लो, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्री सरफेस नहीं है। अगर मैं बात करूं सेकंड सेक्शन की तो यहां पर क्या है सर? फ्री सरफेस मौजूद है, और यहां पर ये कौन सा फ्लो है सर? OCF फ्लो है। ये कौन सा फ्लो है सर? OCF। और ये कौन सा है सर? पाइप फ्लो, ठीक है। अब बात करें रफनेस की, तो रफनेस सर कहां से मिलेगा? पेरीमीटर से मिलेगा। यदि मैं पाइप फ्लो में देखूं, पाइप फ्लो आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अगर बात करेंगे तो उसमें ये रफनेस पेरीमीटर क्या ये कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि इसको फुल डेप्थ पर फ्लो करेगा पाइप फ्लो में पानी। और यहां पर OCF में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी डेप्थ को क्या कर देता हूं, वेरी कर देता हूं, तो क्या इसका जो रफनेस पेरीमीटर है क्या वो चेंज हो जाएगा? पेरीमीटर चेंज हो जाएगा तो उससे रफनेस भी क्या होगा सर? चेंज हो जाएगा। सपोज सेकंड केस, तो क्या पेरीमीटर चेंज हो गया। तो हाँ, अगला डिफरेंस क्या है? पाइप फ्लो में जो रफनेस है वो चेंज नहीं करता विद डेप्थ ऑफ फ्लो, और जो ओपन चैनल फ्लो में अगर बात करें रफनेस चेंज करता है विद द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये क्या है सर अपने बेसिक्स कुछ पाइप फ्लो और OCF में डिफरेंस है। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ चैनल की। टाइप्स ऑफ चैनल की बात करें तो प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब क्या होता है सर? वह चैनल जिनका क्रॉस सेक्शन, साइज, बॉटम स्लोप क्या रहे? कांस्टेंट रहे, क्या कहलाएंगे? प्रिज्मेटिक चैनल कहलाते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल चैनल, जो चैनल हम बनाते हैं वो जनरली यही होते हैं, लाइंड कैनाल वगैरह, ठीक है। और अगर नॉन प्रिज्मेटिक चैनल की बात करें हम यहाँ पर, तो क्रॉस सेक्शन, साइज एंड बॉटम स्लोप वेरी, देन सच चैनल कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक चैनल। ये आपको डेफिनेशन सर पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। रिजिड बाउंड्री चैनल, रिजिड बाउंड्री चैनल क्या होती है सर? वह चैनल जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डेप्थ वेरी करे वो क्या कहलाएगी? आपकी रिजिड बाउंड्री चैनल। और वह चैनल जिसमें डेप्थ, विड्थ, बेड स्लोप
और अलाइनमेंट, ये चारों चीज अगर वेरी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं सर, आपकी मोबाइल बाउंड्री चैनल कहलाते हैं। तो यहीं पर मैं बात करूं तो रिजिड बाउंड्री चैनल है, उसमें सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपकी 1। तो रिजिड बाउंड्री चैनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितनी देखने को मिलेगी सर 1। और वहीं पर बात करें मोबाइल बाउंड्री चैनल, वहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी देखने को मिलेगी सर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए, क्योंकि वहां चारों चीजें चेंज हो जाती हैं, लेआउट, बेड स्लोप, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। और रिजिड बाउंड्री चैनल में सिर्फ डेप्थ चेंज होती है। चलिए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो की। टाइप ऑफ फ्लो की बात करें तो सर स्टडी और अनस्टडी फ्लो। पहले बात करते हैं हम स्टडी फ्लो क्या होता है सर। स्टडी फ्लो सर वो फ्लो होते हैं जिसमें किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर टाइम के साथ साथ फ्लो के पैरामीटर क्या हो, चेंज ना करें, वो क्या कहलाएंगे आपके स्टडी फ्लो। यदि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर फ्लो पैरामीटर जैसे कि वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डेप्थ क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन लोकेशन, तो ये क्या कहलाएगा आपका अनस्टडी फ्लो, ठीक है। फर्दर स्टडी फ्लो को आगे अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो को देखने के लिए हम क्या समझते हैं सर, किसी दो अलग अलग सेक्शन पर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ गिवन टाइम पर यदि फ्लो के पैरामीटर क्या रहते हैं आपके सेम रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, यूनिफॉर्म फ्लो। यदि किसी अलग अलग सेक्शन पर, दो अलग अलग सेक्शन पर फ्लो के पैरामीटर एट अ गिवन टाइम पर, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या रहे, सेम ना रहे, तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में आपको ये याद रखना है कि अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। रिपीट करता हूं, ओपन चैनल फ्लो में प्रैक्टिकली अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। रेस्ट आपके 3 केसेस पॉसिबल हैं, स्टडी यूनिफॉर्म, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है। अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ओपन चैनल फ्लो में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आप हाँ बना सकते हो अरेंजमेंट, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हो गई सर आपकी स्टडी फ्लो की। चलिए, स्टडी फ्लो में बात करें तो फर्दर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और वेरिड फ्लो में इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। वेरिड फ्लो वही नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, वेरिड फ्लो का मतलब क्या हो गया कि भाई अलोंग द लेंथ आपकी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डेप्थ है या वेलोसिटी है या डिस्चार्ज है वो क्या कर रहा है सर, चेंज कर रहा है, तो इसको आपने क्या बोला है, वेरिड फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलिए, यूनिफॉर्म फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल इज अ कांस्टेंट देन द फ्लो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक बात है। इफ यूनिफॉर्म फ्लो द डेप्थ ऑफ फ्लो इज कॉल्ड नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट है सर, काफी बार पूछा गया है। यूनिफॉर्म फ्लो में जिस डेप्थ पर वाटर फ्लो करता है उस डेप्थ को नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो कहा जाता है। इफ there is any obstruction in channel or there is change in slope cross section then the depth of flow will not remain constant। बिल्कुल सही बात है। यदि आपके क्या होता है सर, वाटर है वो क्या रहता है, अपने नॉर्मल स्टेट में रहना चाहता है, दैट मींस यूनिफॉर्म फ्लो करना चाहता है। यदि आपने रिवर की लेंथ के अलोंग एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, मान लीजिए यहां पर वियर कंस्ट्रक्ट कर दिया, पहले वाटर इस लेवल पर फ्लो कर रहा था, अब इस वाटर को फ्लो करने के लिए इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग डिस्चार्ज बनाने के लिए इस वाटर को अपना लेवल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और वाटर की अगर डेप्थ चेंज हो गई अलोंग द लेंथ दैट मींस द फ्लो इज वेरिड फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। तो यहीं पर बात आती है वेरिड फ्लो की। इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल देन द फ्लो इज कॉल्ड वेरिड फ्लो। यदि इसकी डेप्थ एक लॉन्ग लेंथ में चेंज हो रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। यदि धीरे धीरे वाटर की डेप्थ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे सर, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। और यदि एक स्मॉल लेंथ में, अब क्या होगा, वाटर यहां पर आ गया, हाइड्रोलिक जंप, और देन ये क्या हुआ आपका आरवीएफ, रैपिड वेरिड फ्लो। ये क्या था सर, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अगेन वापस यूनिफॉर्म फ्लो एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आगे आपकी चलती रहेगी। बोलो सर ये बातें क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो वेरिड फ्लो आपको समझ में आ गया। यदि इसकी शॉर्ट डिस्टेंस में हो रही है बात है तो ये क्या हो गया, रैपिडली वेरिड फ्लो। और यदि डेप्थ ऑफ फ्लो इज वेरी ग्रेजुअली देन द फ्लो इज कॉल्ड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। चलें सर आगे, चलिए देखिए एक एग्जांपल्स हैं।
ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के स्लुइस गेट लगाया आपने। चलिए यहां पर देखिए वियर है, वियर कंस्ट्रक्ट किया। चलिए ये आपका रिवर का बेड है, मान लीजिए ये आपका वियर कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने। इनिशियली डेप्थ ऑफ फ्लो यहां था कुछ, जैसे ही आपने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, पानी को पता चल गया कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया है, तो अब क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी गेन करेगा, अपनी जो कंडीशंस हैं वो अपनी स्ट्रीम पर क्या करेगा, चेंज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपनी डेप्थ को बढ़ाएगा, उसको वो एनर्जी मिल जाएगी जिस पर वो पानी कहां तक पहुंच जाए, वियर के टॉप पर। ठीक है, अब ठीक है, तो ये सर क्या है आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक, इसके बाद सडन क्या हुआ, आपको फॉल मिला, यहां से पानी ने क्या किया सर, हाइड्रोलिक जंप। ये क्या हो गया आपका रैपिडली वेरिड फ्लो। अगेन फिर सर क्या मिला आपको, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है सर। चलिए अब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। ठीक है, पूरा सर ओसीएफ किस पर डिपेंड है, हम जो स्टडी करते हैं फ्राउड नंबर पर। फ्राउड नंबर क्या है सर, बी अपॉन रूट जी एल सी। वी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, एल सी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। याद रखना सर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ की बात करूं तो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई टॉप विड्थ, यहां पर पेरीमीटर नहीं करना है, पूरे ओसीएफ में क्या चलेगा सर, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ क्या होगा सर, क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाई टॉप विड्थ। क्लियर है सर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्राउड नंबर क्या कहलाता है सर, सिलैरिटी कहलाता है, याद रखना। डिनोमिनेटर ऑफ फ्राउड नंबर क्या कहलाता है सर, सिलैरिटी कहलाता है। अभी सिलैरिटी क्या है, स्टिल पानी में जो वेव रिपल्स जनरेट हो रही हैं उनकी क्या है, वेलोसिटी। स्टिल पानी में कोई भी आपने अगर एक स्टोन फेंका तो उससे जो वेव रिपल्स जनरेट हुई उन रिपल्स की जो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, आपकी सिलैरिटी कहलाएगी। क्लियर है। चलिए डिनोमिनेटर ऑफ फ्राउड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, सिलैरिटी। चलिए यदि एफ आर इक्वल टू 1, यदि फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है सर 1, तो इस फ्लो को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलोगे सर, क्रिटिकल फ्लो। एंड क्रिटिकल फ्लो डेप्थ ऑफ फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। और जिस डेप्थ पर पानी फ्लो कर रहा होगा क्रिटिकल फ्लो पर, उस डेप्थ को आप क्या बोलेंगे सर, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। चलिए इन आगे नेक्स्ट, इन क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, इन क्रिटिकल फ्लो की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है सर ये, क्रिटिकल फ्लो में द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ, कोई बात नहीं है। एफ आर इज लेस देन 1, फ्लो क्या हो गया आपका, सब क्रिटिकल। ठीक है, अब यहां पर देखने की बात यह है, यदि सब क्रिटिकल फ्लो है, चलिए, और एफ आर इज ग्रेटर देन 1, सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो हो तो इसमें सर जो वेलोसिटी है क्या वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी सुपर क्रिटिकल के केस में। और यहीं पर हम बात करें सब क्रिटिकल के केस में, तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से सर कम होगी। यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है। बट अगर हम डेप्थ की बात करें तो सब क्रिटिकल फ्लो के डेप्थ में जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से क्या होगी सर, ज्यादा होगी, क्योंकि Q इक्वल टू ए बी। एक यदि पर्टिकुलर डिस्चार्ज को आपको कैरी करना है, तो यदि V बढ़ रहा है, विड्थ अगर कांस्टेंट है आपके चैनल की, एक बार बन गया चैनल तो बन गया, तो अगर मान लीजिए V इंटू वाई अगर यहां पर किया जाए, विड्थ क्या है आपका कांस्टेंट, तो क्या Y को आपको कम करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। तो सुपर क्रिटिकल के केस में सर क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वाई को क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल डेप्थ से कम करना पड़ेगा, तभी तो क्या सेम डिस्चार्ज फ्लो कर पाएगा। तो इसीलिए सर वाई इज लेस देन वाई सी इन द केस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो, और वाई इज ग्रेटर देन वाई सी इन द केस ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो। इसमें सर कंफ्यूज नहीं होना है डेप्थ ऑफ फ्लो पर सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल में। ठीक है, चलिए द term root g lc represent the velocity of wave with which the disturbance create to the flow travel, c naught speed of wave with respect to वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, सेलैरिटी भी बोलते हैं। चलिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन द वेव जनरेटेड to any obstruction is down stream section will travel toward upstream section, hence obstruction in the downstream will affect upstream condition। चलिए देखिए क्या है यहां पर,
मान लीजिए कुछ वाटर की सरफेस है, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर एक स्टोन फेंका, रिपल जनरेट हुई, पानी की कुछ वेलोसिटी होगी v, ठीक है, यहाँ पर एक रिपल जनरेट हुई सर, रिपल की वेलोसिटी क्या है, सी नॉट। यदि आपसे पूछा जाए अप स्ट्रीम पर ये रिपल किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, अप स्ट्रीम पर ये रिपल, एक सेकंड, ये रिपल जनरेट हुई, अप स्ट्रीम पर ये रिपल्स किस वेलोसिटी से जनरेट करेगी, तो आप क्या करोगे सर कि वेट वाटर का जो वेलोसिटी है माइनस, क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, सी नॉट माइनस बी, सी नॉट क्या है रिपल्स की वेलोसिटी, वी क्या है वाटर की वेलोसिटी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आपको अप स्ट्रीम पर क्या मिलेगी, आपको रिपल्स मिलेगी देखने को, अगर ये पॉजिटिव नहीं निकली वैल्यू तो आपको अप स्ट्रीम पर रिपल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, बोलो क्लियर है। सब क्रिटिकल के फ्लो में अगर मैं बात करूं, सब क्रिटिकल केस होगा तो यहां पर क्या होगा सर, जरा देखना, बी अपॉन सी इज लेस देन 1, v इज लेस देन सी नॉट, दैट मीन सी बड़ा है, सी नॉट बड़ा है किससे, वेलोसिटी ऑफ वेव से, वेलोसिटी ऑफ वाटर से। इसका मतलब क्या है, आपको सब क्रिटिकल के केस में आपको अप स्ट्रीम पर भी क्या रिपल्स देखने को मिलेंगी। यहीं पर आपका अगर ये सुपर क्रिटिकल फ्लो होता, आपने मान लीजिए कंकड़ फेंका, उससे रिपल्स जनरेट हुई, अब ये रिपल हर डायरेक्शन में ट्रेवल करने की कोशिश करेंगी, तो क्या आपको अब अप स्ट्रीम में देखने को मिलेगी क्या रिपल, ये देखते हैं हम, तो क्या होगा, वी बाई सी नॉट इज ग्रेटर देन 1, वी इज ग्रेटर देन सी नॉट, ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी, डेट मींस अब आपको अपस्ट्रीम पर रिपल देखने को नहीं मिलेगी, मतलब रिपल्स अपस्ट्रीम पर ट्रेवल करना चाह रही है बट वो पहुंच नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वाटर की वेलोसिटी से क्या है सर, कम है। चलिए, तो क्या मैं इससे ये पता लगा सकते हैं कि हम मान लीजिए किसी चैनल में या रिवर के आसपास बैठे हैं, उसमें हमने अगर एक स्टोन अगर थ्रो करते हैं, स्टोन फेंकते हैं उसमें, तो स्टोन फेंक कर क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या है फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल, बिल्कुल सर, हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्लो क्या है अपना, सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल, ठीक है, तो ये आपका क्या है सर, सेलेरिटी का कंसेप्ट, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं सर, हेंस द अपस्ट्रीम सेक्शन विल बी कंट्रोल सेक्शन। चलिए ये भी बात सुन लीजिए, तो सब क्रिटिकल के केस में यदि आपको अपस्ट्रीम पर क्या चाहिए, सब क्रिटिकल के केस में यदि आपको अपस्ट्रीम पर क्या चाहिए, रिपल्स चाहिए, तो आप जो स्टोन है वो कहां पर फेंकेंगे सर, क्या मैं यहां पर स्टोन फेंकूंगा तभी तो मुझे यहां पर रिपल देखने को मिलेगी, बोलो क्लियर है। तो सब क्रिटिकल के केस में जो कंट्रोल सेक्शन होता है वो कहां पर होता है सर, डाउन स्ट्रीम में, और यहीं पर बात करूं मैं सुपर क्रिटिकल के केस में तो जो कंट्रोल सेक्शन होता है वो कहां पर होता है सर, अप स्ट्रीम में होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए देखिए, एफ आर इज ग्रेटर देन 1, एफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो आपको कंट्रोल सेक्शन कहां पर मिला, अप स्ट्रीम पर। सब क्रिटिकल के केस में कंट्रोल सेक्शन कहां मिला सर, डाउन स्ट्रीम के केस में। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, सेक्शन चैनल का बेड, जिसको, ठीक है, ये डेटम लाइन, ये हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और ये टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। अब बात यहां पर ये हो रही है सर कि यूनिफॉर्म फ्लो में ये तीनों लाइन का स्लोप क्या होता है सर, बराबर होता है। यूनिफॉर्म फ्लो में ये तीनों लाइन का स्लोप क्या होता है सर, बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लास में आपको इसको ड्राइव भी कराया गया है, क्लियर है सर। चलिए मैनिंग्स फॉर्मूला की बात करें, आपको पता ही है, v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पर s हमेशा हम किस लाइन का यूज में लेते हैं सर, टोटल एनर्जी लाइन का जो स्लोप है वो यूज में लेते हैं। इस केस में यदि अगर ये यूनिफॉर्म फ्लो है तो आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है। चलिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, वेटेड एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर, क्लियर है। चलिए चेजीज फॉर्मूला v इक्वल टू सी रूट आर एस, ये आपको याद करना है, c क्या है, रूट ऑफ 8g बाई एफ, एफ क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन फैक्टर, याद रखना सर ये है फ्रिक्शन फैक्टर, यहाँ पर वो आपके साथ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी दे सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है सर। v इक्वल टू सी रूट आर एस, ठीक है, c इक्वल टू रूट 8g बाई एफ। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल और मोस्ट इफिशिएंट चैनल। मोस्ट इफिशिएंट चैनल का क्या मतलब है सर, वह चैनल जो
ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज आपका कैरी कर ले, वो क्या हो गया आपके लिए मोस्ट एफिशिएंट चैनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो पेरीमीटर है, या तो आप ये बोल लो कि सर ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज कैरी कर ले, अब तो क्या होगा वो मोस्ट इफिशिएंट चैनल, और ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज कैरी करने के लिए क्या उसका वेटेड पेरीमीटर कम होना चाहिए। तो जब भी आप मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन की कंडीशंस ड्राइव करते हो तो आप क्या करते हो, डीपी अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो करते हैं, या फिर डी क्यू अपन डी वाई बराबर जीरो कर सकते हैं। उसको मैक्सिमा और मिनिमा आप निकालते हैं कि भाई कहां पर आपका ये पेरीमीटर मिनिमम होगा या फिर कहां पर आपका डिस्चार्ज क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, ये क्या है मोस्ट एफिशिएंट चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन यदि बनाने में क्या लग जाए, आपका पैसा कम लगे, एक्सपेंडिचर्स आर मिनिमम, देन सच चैनल सेक्शन इज कॉल्ड मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। Basically, the condition for the most economically channel and most efficient channel section will be the same. The most efficient और most economical rectangular channel section की condition सर आपको ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, अभी डेरिवेशंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसके आपको सिर्फ रिजल्ट याद होनी चाहिए। और रिजल्ट क्या है सर, v इक्वल टू क्या आएगा 2/, v इक्वल टू क्या आएगा 2/। ठीक है सर, हाइड्रोलिक रेडियस क्या आएगी y/2, काफी बार पूछे गए हैं, ये आपको क्या है सर याद रखने हैं, v इक्वल टू 2/, और हाइड्रोलिक रेडियस क्या आएगी सर y/2। यहीं पर बात करूं मैं मोस्ट इफिशिएंट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन की बात करते हैं सर। यहाँ पर तो जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये कितना आएगा सर 45 डिग्री। यहीं पर अगर बात करूं एपेक्स एंगल की, तो ये कितना होना चाहिए सर 90 डिग्री एंगल। कितना होना चाहिए सर 90 डिग्री एंगल। चलिए क्या हुआ, ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन, अच्छा स्लाइड शायद आई थिंक मिस है इसमें। चलिए अब मैं बात करता हूं किसकी सर, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन की। तो इसकी सारी कंडीशंस हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, इसका एंगल कितना होना चाहिए सर 60 डिग्री। एंगल कितना होना चाहिए सर 60 डिग्री। टॉप विड्थ कितनी होनी चाहिए सर, टॉप विड्थ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइड स्लोप लेंथ। मोस्ट इफिशिएंट या इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन की क्या क्या कंडीशन है सर, साइड स्लोप कितना होना चाहिए सर 60 डिग्री, टॉप विड्थ कितनी होनी चाहिए सर 2 टाइम्स ऑफ साइड स्लोप लेंथ, एंड अगेन एक रेगुलर हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में का हाफ, एक रेगुलर हेक्सागन का हाफ पार्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है सर। चलिए मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन। ठीक है सर, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल आर कितना है सर इसका, वही y/2। ठीक है, ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ साइड स्लोप लेंथ इक्वल टू टॉप विड्थ। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन में आप उसकी डेप्थ के इक्वल रेडियस का एक सर्कल क्या कर सकते हो, इंस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, यदि आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन है, तो जो उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो है वाटर की, उसकी रेडियस के बराबर आप एक सर्कल क्या कर सकते हो, इसमें इंस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, ए मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन इज हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सर स्पेसिफिक एनर्जी, किसकी बात करते हैं सर, स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है सर, स्पेसिफिक एनर्जी होती है सर चैनल के बेड से टोटल एनर्जी लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी सर, स्पेसिफिक एनर्जी कहलाती है। तो इसमें सर कौन कौन से क्या है, प्रेशर हेड आ गया और एक ये वेलोसिटी हेड आ गया। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं E1 बराबर y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है सर। और E2 के लिए E2 बराबर y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है सर।
तो स्पेसिफिक एनर्जी आपको समझ में आ गया क्या होता है? स्पेसिफिक एनर्जी है सर आपका चैनल के बेड से और टोटल एनर्जी लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यही अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आपका यूनिफॉर्म फ्लो है और एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसमें स्पेसिफिक एनर्जी लाइन क्या कांस्टेंट होगी और टोटल एनर्जी लाइन क्या कांस्टेंट रहेगी? चलिए देखते हैं। मान लीजिए चैनल बेड, ये आपका डेक्टम, ठीक है सर, ठीक है, ये आपकी टोटल एनर्जी लाइन, ये आपका हेड लॉस, ठीक है, ये सेक्शन। चलिए Z1, Z2, Y1, Y2 और V1 स्क्वायर अपॉन 2G, V2 स्क्वायर अपॉन 2G। यदि ये यूनिफॉर्म फ्लो है सर तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों भी बराबर होंगे? क्लियर है? तो यदि आपसे यूनिफॉर्म फ्लो में ये पूछा जाए तो क्या स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या बराबर आई? बिल्कुल बराबर आई। क्या टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या बराबर आई? नहीं आई। सेक्शन 1 पर क्या है? एनर्जी ज्यादा है, सेक्शन 2 पर एनर्जी कम है। तो ये प्रश्न भी आपसे सर यहां पर पूछा जा सकता है। यहीं पर अगर ये क्या हुआ सर, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हुआ तो ये दोनों ही क्या है? वेरी कर जाएंगे। क्लियर है सर? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट सर, for a given discharge, the minimum energy required is called critical specific energy. For a given discharge to be possible, the minimum energy required is called critical specific energy. क्लियर है सर? चलिए, इसको देखने के लिए आपको एक कर्व पता होना चाहिए सर। ठीक है, क्या हुआ है? E इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G, क्या लिख सकता हूं? y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर जी, और क्या लिख सकते हैं सर इसको हम? y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर जी। यहां पर आपका q क्या है? स्मॉल q, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। मैंने क्या शेप मानी है? एक रेक्टेंगुलर चैनल अज्यूम कर लिया। क्लियर है सर? चलिए, तो इसमें आप यहां से क्लियर देख सकते हैं सर, एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो की क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर एनर्जी पर y की क्या मिलेंगी सर? 3 वैल्यू मिलेंगी। दो क्या मिलती है सर? पॉजिटिव, और एक रूट कहां मिलेगा सर आपको? यहां पर। ठीक है, चलिए, तो अब मैं नोट कहां गया? फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द स्पेसिफिक एनर्जी विल बी मिनिमम इफ क्यू स्क्वायर टी AGQ इक्वल टू 1, वैलिड फॉर ऑल चैनल। देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्या किया सर, यदि इस कर्व को आपको क्या करना है, मान लीजिए किस डिस्चार्ज के लिए? क्यू डिस्चार्ज के लिए। किसके लिए सर? क्यू डिस्चार्ज के लिए। यदि अगर मैं ये क्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो क्या ये कर्व सर शिफ्ट हो जाएगा आगे? बिल्कुल। ये क्या हो गया आपका? Q1 डिस्चार्ज, और ये क्या हो गया? Q2 डिस्चार्ज। तो यदि आपको क्या सर, ये मान लीजिए यहां पर ये E1 एनर्जी पर फ्लो कर रहा था, ये क्या था? E2 एनर्जी पर फ्लो कर रहा था, तो क्या Q1 इज ग्रेटर, सॉरी Q2 इज ग्रेटर देन Q1? बोलो ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि Q1 डिस्चार्ज को फ्लो करने के लिए E1 एनर्जी पर क्या इसको एक डेप्थ ऑफ फ्लो मिल रही है? ठीक है, E1 एनर्जी से आगे और एनर्जी अगर E3 एनर्जी यहां पर मान के चलिए कंसीडर करते हैं, तो इस एनर्जी पर क्या दो डेप्थ ऑफ फ्लो मिल रही हैं जिस पर ये फ्लो कर सकता है। इन डेप्थ ऑफ फ्लो को क्या बोलते हैं सर? अल्टरनेट डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हैं। किसी गिवन स्पेसिफिक एनर्जी पर, किसी गिवन स्पेसिफिक एनर्जी पर जो आपको डेप्थ ऑफ फ्लो मिलती है उनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हैं। क्लियर है सर? चलिए, और हाइड्रोलिक जंप में जो आपको जो डेप्थ ऑफ फ्लो मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे सर? कॉन्जुगेट डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये क्लियर बात आ गई आपको समझ में। तो अब इसको दो डेप्थ ऑफ फ्लो है, यदि मैं E1 से एनर्जी को और कम कर देता हूं तो क्या इसको कोई भी डेप्थ ऑफ फ्लो मिलेगी क्या? क्या ये Q1 डिस्चार्ज फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो क्या मिनिमम एनर्जी क्या है इसकी? E1 एनर्जी है। तो मिनिमम एनर्जी अगर इसकी फ्लो करने की है तो ये कौन सी एनर्जी है सर? ये क्रिटिकल एनर्जी है। ये आपको जब ड्राइव करवाया था तब भी बताया था। क्लियर है सर? तो ये कौन सी एनर्जी है सर? ये क्रिटिकल एनर्जी। और क्रिटिकल एनर्जी है तो उस केस में फ्राउड नंबर क्या हो जाता है सर? 1। FR की वैल्यू क्या मिलेगी सर? 1। यहां पर B अपॉन रूट LG इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर करोगे तो सर क्या एक्सप्रेशन आएगा? Q स्क्वायर, ये क्या है? Q स्क्वायर
टी अपॉन जी ए क्यू। क्लियर है सर? चलिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए तो ये क्या हो गया, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज टू बी पॉसिबल। ठीक है, चलिए फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, पता नहीं क्या लिखा है, फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी द डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम। बिल्कुल जस्ट उसका क्या कर दिया आप सर, रिवर्स कर दिया। क्या किया है, किसी गिवन एनर्जी पर मैक्सिमम डिस्चार्ज जो आप पॉसिबल करा सकते हो, तो आपका इसका मतलब क्या है, जो फ्लो है वो क्या है आपका, क्रिटिकल है। बिल्कुल सही बात है। फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी द डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम देन फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो। मान लीजिए ये एनर्जी आपकी ई गिवन है, इस ई एनर्जी पर आप Q1 डिस्चार्ज को फ्लो करा सकते हैं, Q2 को नहीं करा सकते। मान लीजिए इनके बीच में एक और डिस्चार्ज आया, ये Q3, तो मैक्सिमम क्या यही डिस्चार्ज है जिसको आप इस ई एनर्जी पर फ्लो करा सकते हैं। तो डेट मींस ये ई एनर्जी क्या होगी, अब क्रिटिकल एनर्जी। तो फ्राउड नंबर क्या हो गया आपका 1, फ्लो क्या हो गया, क्रिटिकल। चलें आगे बढ़, चलिए क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू इक्वल टू 1। ये वैलिड है सर हर चैनल सेक्शन के लिए, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सी की वैल्यू क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3। चलिए क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं मैं रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, तो सर ये फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल चैनल वाई सी प्लस ए सी अपॉन 2t, बाई सी प्लस ए सी अपॉन 2t। टी क्या है सर यहाँ पर, टॉप विड्थ। चलिए ईसी इक्वल टू क्या हो गया सर, 3/2 वाई सी। ईसी इक्वल टू क्या हो गया सर, 3/2 वाई सी। किसके लिए है सर, ये रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी सर, ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। ये रिजल्ट आप याद करो तो ठीक, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अगर ये आता है क्वेश्चन में तो आप सिर्फ क्या करना है, क्यू स्क्वायर टी अपॉन ए जी क्यू, फ्राउड नंबर को 1 के बराबर रखो, सीधा ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है, याद रख लें तो वेल एंड गुड, वरना आप वहां पर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक एनर्जी ये आपको याद रखना है, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है, 5/4 वाई सी के बराबर होती है। चलिए देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी टू डेप्थ ऑफ फ्लो एग्जिस्ट देयर डेप्थ आर कॉल्ड ऑल्टरनेट डेप्थ। एक डेप्थ क्या मिलती है, नेगेटिव, उसको हम कंसीडर नहीं करते। चलिए ओरिफिस एंड माउथ पीस, इससे पहले हम बात कर लेते हैं सर थोड़ी ओरिफिस एंड माउथ पीस से पहले अगर मैं बात करूं किसकी, थोड़ी रैपिड वेरिड फ्लो की बात कर लेते हैं हम, हाइड्रोलिक जंप की बात कर लेते हैं सर। हाइड्रोलिक जंप में आपने फ्राउड नंबर, हाइड्रोलिक जंप में आपने एक तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला देखा होगा जो याद होना चाहिए, y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4 y1 y2। ठीक है, फ्राउड नंबर की वैल्यू 1.7 से सर कितना है, 1 से 1.7 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे उसको, कौन सी जंप होगी। चलिए 1 सॉरी ये आपको टेबल याद रखनी है। 1.7, 1.7 से 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 9 और 9 से ज्यादा। ठीक है, 1 से 1.7 इसका मतलब क्या, अंडुलेटिंग जंप होगी, 1.7 से 2.5 बीक जंप होगी, 2.5 से 4.5 ऑसिलेटिंग जंप होगी, और सर 4.5 स्टडी जंप होगी, और 4.5 से 9 के बीच में स्टडी जंप मिलेगी, और 9 से ज्यादा अगर फ्राउड नंबर होगा तो आपको कौन सी मिलेगी, चौपी जंप और स्ट्रॉन्ग जंप बोलेंगे आप इसको। क्लियर है सर, इंपॉर्टेंट ये है, जितनी भी हम हाइड्रोलिक जंप कराते हैं कितने में कराते हैं, 4.5 स्टडी जंप हम कराने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़े, ये आपको याद करना है, और एक आपको ये याद करना है, y1 अपॉन y2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 8 fr2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां पर अगर 1 है तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर अगर 2 है तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, अब ओरिफिस माउथ पीस स्टार्ट करने से पहले सर हम पढ़ लेते हैं नॉचेस एंड वियर। ठीक है, नॉचेस एंड वियर क्या होते हैं सर, वियर एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज मेजर करने के काम में आती है सर। वियर क्या है, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के काम में आती है। और ओरिफिस भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है ओरिफिस। और यहीं पर नोचेस भी क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, आपके डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के काम में आती है। ये सारी डिवाइस क्या है, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के काम में आती है। चलिए
तो बात करते हैं सर पहले नोचेस एंड वियर, फिर माउथ पीस एंड ओरिफिस पढ़ते हैं। क्लियर है सर? नोचेस एंड वियर, इट इज एन ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द सम चैनल और टैंक। किसी चैनल और टैंक में आपने क्या कर दी, ये ओपनिंग प्रोवाइड कर दी, इसको आपने क्या बोला, नोचेस। और एक वियर क्या है, एक स्ट्रक्चर है, कौन सी, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, जनरली कंक्रीट की या मैसन कंक्रीट की बनी हुई होती है, उसको क्या बोलते हो आप, वियर्स बोलते हो। वियर में जो वाटर फ्लो करता है उसकी टॉप सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। क्लियर है? यहां पर भी वाटर क्या फ्लो कर रहा है, इसकी टॉप सरफेस से नीचे फ्लो करता है नोचेस में। क्लियर है सर? ये जनरली स्टील की स्मॉल ओपनिंग होती है, ये लार्ज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली द नोचेस इज मेड फॉर सम मेटल, नोचेस आर यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल चैनल और टैंक, नोचेस आर यूज्ड फॉर स्मॉल स्ट्रक्चर। द वियर इज concrete or masonry structure which is used for measuring discharge. The weir is used measuring discharge through the large channel में आप बात करेंगे तो weir की बात करेंगे। Weir is used in the large structure whereas the notches are used in the small structure. The notches are smaller than the weir in size. जो notches हैं वो स्मॉल होती हैं weir के साइज से। क्रस्ट और सिल्क की अगर मैं बात करूं, क्रस्ट और सिल्क की अगर मैं बात करूं सर, तो यहां पर जो वियर की टॉप मोस्ट सरफेस जिस पर वाटर फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और नोचेस की जो टॉप मोस्ट सरफेस जिस पर वाटर फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं आप, सिल बोलते हैं। क्लियर है सर? और वाटर की जो शीट है उसकी जो थिकनेस होती है उसको क्या बोलते हैं आप, नेप्पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? नेप्पे बोलते हैं। चलिए, डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नोच एंड वियर, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है सर। इसके फॉर्मूले की बात करूं मैं, रेक्टेंगुलर की बात हो रही थी ना, ये ट्रायंगुलर का आंसर कैसे आ गया? अच्छा ठीक है, ये रहा सर, डिस्चार्ज 2/3 CD B √2G H की पावर 3/2। ठीक है, यहीं पर अगर CD की बात करूं 0.63 के आसपास रहेगा इसका। ठीक है, ट्रायंगुलर नोचेस की अगर मैं बात करूं तो डिस्चार्ज 8/15 CD tan θ/2 √2G H की पावर 5/2। यहां पर CD की अगर बात करें तो 0.5 के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, थीटा 90 डिग्री एपेक्स एंगल, देन द नोच इज कॉल्ड 90 डिग्री नोच। ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, डिस्चार्ज थ्रू ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन, तो क्या आप ये देखना, एक रेक्टेंगुलर और एक क्या ये ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन है, इन दोनों के डिस्चार्ज को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज थ्रू ट्रेपेजोइडल नोचेस एंड वियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न पूछा गया है यहां पर, डिस्चार्ज क्या सर आपकी h की पावर n के प्रोपोर्शनल है, आपको क्या चाहिए, dq, आपको डिस्चार्ज में एरर चाहिए, dq क्या हो जाएगा सर, n h की पावर n-1 इंटू डी-एच। बोलो, अब इसमें अब q से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, h की पावर n, तो क्या आ जाएगा, dq अपॉन q, कहां गड़बड़ हो गई, n डी-एच अपॉन h। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सर कि अगर हेड मेजरमेंट में डिस्चार्ज इतना है तो डिस्चार्ज मेजरमेंट में डिस्चार्ज कितना होगा, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर। रेक्टेंगुलर के लिए एन कितना होता है सर, 3/2। ट्रेपेजोइडल के लिए नहीं बता सकते, 5/2 भी है और 3/2 भी है, पूछेगा नहीं। ठीक है, ट्रायंगुलर के लिए 5/2। ठीक है, प्रोपोर्शनल भी है, सूत्रोवियर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H1। ठीक है, सिपेलोटी वियर की अगर मैं बात करूं तो उसमें सर स्पेशल केस है, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल, टोटल एंगल 28 पॉइंट समथिंग डिग्री के आसपास इसका एंगल होता है। देखिए, इट मींस द एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग ऑफ हेड फॉर रेक्टेंगुलर नोचेस और वियर, किसकी बात हो रही है सर, रेक्टेंगुलर की, तो क्या आएगा 5/2। ठीक है, एन की वैल्यू 2/5। ठीक है, क्लियर है सर? तो ये डी-एच अपॉन एच 5/2 वी नॉच के लिए ये। ठीक है, ये ऊपर वाला है 3/2। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, फ्लो थ्रू ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, CD एरिया इंटू √2G H-H। चलिए, तो ये सर कहानी होगी अपनी किसकी, नोचेस एंड वियर की। नोचेस एंड वियर के लिए जो डिस्चार्ज कैलकुलेटिंग फॉर्मूले हैं वो सर क्या है, सेम। चलिए, अब बात करते हैं सर माउथ पीस एंड ऑरिफिस की। माउथ पीस और ऑरिफिस भी सर क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड कर देते हैं आप किसी टैंक में। ठीक है सर, तो वो क्या कहलाती है आपकी माउथ पीस एंड, वो स्मॉल ओपनिंग अगर आपने प्रोवाइड कर दी किसी टैंक में तो वो सर क्या कहलाएगी आपकी, ऑरिफिस।
तो सर यही आपने किस में किया था, हमने नोचेस में किया था। नोचेस और ओरिफिस में सिर्फ इतना सा फर्क है, जो नोचेस की जो टॉप मोस्ट सरफेस थी वो क्या है, वाटर सरफेस से हमेशा ऊपर रहती थी, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी, ओरिफिस की तो इसकी जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो हमेशा वाटर लेवल से क्या रहेगी सर, कम रहेगी। चलिए, सबमर्ज्ड रहेगी। कहां गया, चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, orifice is an opening provide to the wall or tank, the orifice is provide to measure the discharge। मान लीजिए ये एक सर्कुलर टैंक, यहां पर आपने क्या एक ओपनिंग प्रोवाइड कर दी, इस ओपनिंग में से क्या करेगा सर, वाटर बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर है, तो ये जो ओपनिंग आपने प्रोवाइड करी, इस ओपनिंग की जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो क्या है सर, वाटर लेवल से नीचे, जबकि नोचेस में क्या थी, जो टॉप मोस्ट सरफेस थी नोच की वो क्या है, वाटर लेवल से ऊपर थी। क्लियर है सर, चलिए तो ये हो गया आपका ओरिफिस। यदि अगर मैं माउथ पीस की बात करूं, तो इस ओपनिंग में यदि आप एक ट्यूब फिट कर देते हैं तो क्या कहलाएगा सर, ये माउथ पीस कहलाएगा। क्लियर है सर, यदि अगर ये ट्यूब बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल माउथ पीस, और अंदर की तरफ है तो इंटरनल माउथ पीस। खत्म कहानी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस की अगर मैं बात करूं तो शेप के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कुलर और स्क्वायर ओरिफिस। ठीक है, यहां पर इसको बेस्ड ऑन द साइज, गलत है। यदि हेड इज लेस देन 5D देन इट इज कॉल्ड लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस, और यहां पर आएगा हेड अगर ग्रेटर देन है 5D से तो ये क्या आएगा, स्मॉल d क्या है, ओपनिंग का साइज। ठीक है, हेड क्या है, ये क्या है आपका h। क्लियर है सर, बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ अपस्ट्रीम एज की बात करूं तो शार्प एज में ये होता है, और ये हो गया आपका बेल माउंटेड ओरिफिस। क्लियर है सर, चलिए वेस्ड अपॉन ऑन डिस्चार्ज, फ्री डिस्चार्ज की बात करूं, यहां पर क्या है, वाटर फिल है आपका, मान लीजिए यहां से वाटर आएगा, ये क्या है आपका फ्री ओरिफिस। सबमर्ज ओरिफिस की बात करूं तो यहां पर भी पानी है, यहां से पानी आपका इस तरीके से जा रहा होगा, दैट मींस ये क्या है, सबमर्ज ओरिफिस। और यहां की बात करूं पार्शियल की, तो ये क्या रहेगा आपका पार्शियल। क्लियर है सर, चलिए एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीडी बराबर क्या होता है सर, सीसी इंटू सीबी, ये आपको याद रखना है। यहां पर जो सीबी की वैल्यू आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, फॉर्मूला पूछा जाएगा, x अपॉन रूट 4/h, x अपॉन रूट 4/h, x अपॉन रूट 4/h। मुझे इस फॉर्म में याद है, 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 4, ये किसकी वैल्यू है सर, सीबी की वैल्यू। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फ्लो थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस, लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस की अगर मैं बात करूं तो इसका सेम फॉर्मूला है वही जो आपका किसका था सर, 2/3 CD/B रूट 2G h की पावर 3/2 माइनस h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2। ठीक है सर, चलिए फ्लो थ्रू सबमर्ज्ड ओरिफिस की अगर मैं बात करूं तो CD/A नॉट इंटू रूट 2G h2 माइनस h1। ठीक है सर, यहां पर माइनस आएगा h2 माइनस h1। ठीक है सर, चलिए माउथ पीस की बात करूं तो एक एक्सटर्नल आपने पाइप फिट कर दिया जिसकी लेंथ तकरीबन 2 to 3 टाइम्स इसके डायमीटर की होती है। बाहर की तरफ फिट किया है तो एक्सटर्नल माउथ पीस, और अंदर की तरफ फिट किया है तो इंटरनल माउथ पीस। टाइप ऑफ माउथ पीस की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जेंट माउथ पीस और डाइवर्जेंट माउथ पीस। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस हो गया, ये शेप से देख सकते हैं, और ये स्लैंडर माउथ पीस हो गया, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। ठीक है सर, चलिए ब्रॉड माउथ पीस रनिंग फ्री मतलब यहां पर आपको रनिंग फ्री सरफेस दिखेगी और यहां पर आपको फुल सरफेस दिखेगी। क्लियर है सर, सिलेंड्रिकल माउथ पीस की अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसके फॉर्मूला सिंपल है, ए नॉट रूट 2GH। डिस्चार्ज का माउथ पीस का फॉर्मूला क्या है, ए नॉट रूट 2GH, क्यू इक्वल टू ए बी, वी को क्या लिख दिया रूट 2GH। क्लियर है, चलिए अगर एक्सटर्नल माउथ पीस की बात करूं सर मैं यहां पर तो सीबी की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए 0.855 और सीसी की वैल्यू कितनी होती है सर 1, तो सीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.855, ये आपको याद रखना है। चलिए अगर सर मैं बात करूं यहां पर किसकी इंटरनल माउथ पीस की अगर मैं बात करता हूं इन ओपन चैनल फ्लो में, चलिए देखिए ओपन चैनल फ्लो में फॉर माउथ पीस की अगर एक्सटर्नल माउथ पीस की बात चल रही है सर यहां पर, तो एक सीबी की वैल्यू कितनी आई 0.85 और सीडी की वैल्यू कितनी आई 0.85। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीसी की वैल्यू क्या है सर 1। तो इन पाइप फ्लो में बात करें तो सीबी की वैल्यू 0.98 और सीडी की वैल्यू भी क्या आएगी सर 0.98। चलिए फॉर रनिंग फ्री एंड फुल, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं सर
तो यहां पर सीसी की वैल्यू क्या आती है 1 और सीबी की वैल्यू किसकी आती है सर 0.5। और यदि रनिंग फुल की बात करूं तो सीसी की वैल्यू 1 और सीबी की वैल्यू कितनी आती है 0.707। बोलो सर ये क्लियर है, ये डेटा सर आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट एन ओसीएफ। ठीक है सर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।